नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक बार आप लोगों के सामने हाजिर हूँ मैं टारगेट विद साहा के साथ अपने यूट्यूब चैनल। जैसा कि बात कर रहे थे, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने कामागा टमारू के प्रकरण के बारे में बात की, लखनऊ अधिवेशन के बारे में बात की, होम रूल के बारे में बात कर रहे थे। तो उसका जो थोड़ा सा छूटा हुआ पार्ट था वो बच गया था, वो आज पूरा करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों से कहा है कि लगातार आप लोगों का सिलेबस पूरा होता रहेगा और मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आज हम बात करेंगे होम रूल आंदोलन। थोड़ी सी चर्चा पिछले वीडियो में हुई थी 1916 होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा, लेकिन आज फिर से थोड़ा सा वो टॉपिक उठाएंगे ताकि बेस तैयार हो जाए। जो ये वीडियो देख रहे हों नए लोग, उनको भी समझ में आए। बाकी आप लोग तो लगातार मेरे साथ पढ़ ही रहे हैं। तो आज बात करेंगे, फिर से थोड़ा सा पिछला टॉपिक उठाएंगे ताकि एक सीक्वेंस बना रहे। ठीक है, तो बात करेंगे होम रूल आंदोलन की। दोस्तों, बहुत अच्छा इनपुट है। आप लोग लगातार मुझे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लगातार आप लोगों के बीच ऐसे ही हिस्ट्री की क्लासेस लेके आता रहूँगा। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे दोस्तों को शेयर करिए ताकि लोगों का ज़्यादा लाभ हो सके। मैं आप ही लोगों के लिए, आप लोगों को ये क्लास चला रहा हूँ। तो बात करते हैं होम रूल आंदोलन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, बंगाल विभाजन का भी प्रकरण हो चुका था, उसके बाद मुस्लिम लीग की भी स्थापना हो चुकी थी। बहुत सारे संगठन अपने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश शासन के विरोध के लिए। कुछ उसका लाभ भी उठाना चाहते थे, अपनी खिचड़ी पकाना चाहते थे। लेकिन इसी के बीच में एक आयरिश महिला थी, एनी बेसेंट, जो बिलोंग तो करती थी आयरलैंड से, लेकिन वो भारत में लोगों के बीच में थी और उनको सपोर्ट करती थी। उनके दुख सुख के बीच उन्होंने एक आंदोलन चालू किया था। वो समाज सेवी भी बहुत बड़ी मानी जाती हैं और लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी जुड़ी रहीं। तो उन्होंने ये एक आंदोलन चालू किया, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन, ठीक है, जो 28 अप्रैल 1916 28 अप्रैल 1916 से इन्होंने स्टार्ट किया और जो ख़त्म हुआ 20 अगस्त 1917। जो होम रूल आंदोलन का स्रोत माना जाता है वो आयरलैंड को माना जाता है। आयरलैंड का शब्द है होम रूल। होम रूल जो है वो आयरलैंड से लिया गया शब्द है। स्रोत जो है वो है होम रूल आयरलैंड का शब्द है। ये पूछा जाता है कि होम रूल कहाँ का शब्द है, तो ये आयरलैंड का शब्द है। ये भी कभी कभार पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिएगा। अर्थ होता है इसका, पूछा जाता है कि होम रूल का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो अर्थ होता है, अर्थ जो होता है वो होता है ब्रिटिश शासन में रहते हुए। मतलब ब्रिटिश शासन में रहते हुए, ब्रिटिश शासन में रहते हुए। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि होम रूल का अर्थ क्या है। होम रूल का अर्थ है कि ब्रिटिश शासन में रहते हुए। इसका एक और भी कभी कभार मतलब लिखा रहता है, प्रांतों में
प्रांतों में स्वशासन। एनी बेसेंट जी ने देखा कि यहाँ पे भारत की हालत जो है, जो आम जनता है उसकी बहुत ही ज़्यादा दुर्दशा है, इसीलिए उन्होंने ये आंदोलन स्टार्ट किया और स्वशासन की प्राप्ति। डेट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी, जो पिछला लेक्चर था उसमें भी इतना बताया था कि ये 28 अप्रैल से स्टार्ट हुआ। 28 अप्रैल से 28 अप्रैल 1916 पूछा जाता है, और ये चला 20 अगस्त 1917 तक। इतना मैंने बताया था। और ये जो होम रूल है, इसके संस्थापक जो माने जाते हैं, रेडमंड आयरलैंड के नागरिक हैं, वो माने जाते हैं। कभी कभार पूछा जाता है सिविल सर्विसेज में, तो क्योंकि मैं सिविल के बेस से आप लोगों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपका जो सारे एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड हैं और सारा सिलेबस इसी में आपको मिल जाए, कुछ छूटेगा नहीं। तो जो संस्थापक हैं, रेडमंड है। मैंने आप लोगों से बात की थी कि होम रूल दो लोगों ने स्टार्ट किया था, तिलक होम रूल और एनी बेसेंट होम रूल। उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा क्योंकि वो पूरा कराना है, लेकिन ये इतना बताना ज़रूरी था ताकि आप लोग जो बेस है वो आप लोगों का तैयार रहे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, थोड़ी देर का मैं टाइम देता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा होम रूल के प्रकार। होम रूल के प्रकार कैसे हैं, क्योंकि दो तरीके के होम रूल स्टार्ट हो गए थे। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूं। दोस्तों, उस समय जो है जगह जगह पर विरोध हो रहा था, जगह जगह समितियां बन रही थी, बहुत सारे आंदोलन स्टार्ट हो गए थे। लोग अपने अपने स्तर से आंदोलन कर रहे थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शोषण था, जिसके कारण ये जो ब्रिटिश लोग थे उनके साथ जो आए लोग थे अन्य जगहों से, वो भी इसका विरोध कर रहे थे। उसी में से एनी बेसेंट थी, बहुत ही नामी महिला के रूप में इन्हें जाना जाता है भारतीय इतिहास में। होम रूल आपको जैसे मैंने बताया कि एनी बेसेंट जी ने और बाल गंगाधर तिलक जी ने ही मध्यस्थता कराई थी नरम और गरम दल के बीच में और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जो 1922 तक चली, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। इसके कई कारण हैं, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। ये तो हम लोग काफ़ी टाइम से पढ़ते आ ही रहे हैं। तो हम अभी बात करते हैं, डाटा तैयार कर लेते हैं होम रूल के प्रकार। क्योंकि दो लोग होम रूल स्टार्ट कर दिए थे और दोनों लोगों के बारे में परिचित हैं आप लोग। होम रूल के प्रकार, ठीक है। और यहाँ एक डाटा बना लेते हैं किस तरीके से चलेगा। तो प्रकार में तिलक होम रूल और एनी बेसेंट होम रूल का जिक्र आता है दो तरीके के। एक तो तिलक होम रूल, एनी बेसेंट होम रूल। क्योंकि इसके अधिवेशन भी होते रहते थे, तो सामान्य तथ्य जो हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सामान्य तथ्य भी लिख लेते हैं, सामान्य तथ्य, ठीक है। इसका जो मुख्यालय था, इन्होंने जो स्टार्ट किया उसकी डेट और इसकी डेट, इन्होंने जो स्टार्ट किया उसकी डेट 28 अप्रैल 1916। इन्होंने जो है सितंबर में स्टार्ट किया, सितंबर
1916। ठीक है। मुख्यालय जो था, मुख्यालय जो था वो होम रूल, तिलक होम रूल का बेलगांव, ठीक है, या बेलगांव भी लिखते हैं या बेलगांव भी लिखते हैं। और जो एनी बेसेंट जी का मुख्यालय था वो क्या था? मद्रास था। ठीक है। अध्यक्ष जो थे, इनके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा। इधर जो अध्यक्ष थी ये एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट के बारे में पता है कि आप लोगों को कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही हैं। इन्हें भी पहली ब्रिटिश महिला। और सचिव जो इन्होंने बनाया, सचिव के बारे में बात करते हैं। एनसी केलकर, बहुत ही नामी नाम थे, एनसी केलकर। और जो एनी बेसेंट होम रूल के सचिव जो थे, जॉर्ज अरुंडेल। मैं इनके बारे में अभी आगे बात करूंगा विस्तार से। क्षेत्र जो था दोस्तों, पूछा जाता है कि तिलक होम रूल और एनी बेसेंट होम रूल कब स्टार्ट हुआ, अलग अलग है। इसलिए इसका जो क्षेत्र था ये कई क्षेत्रों में था। मुंबई था, महाराष्ट्र था, कर्नाटक था। मुंबई, महाराष्ट्र जिसे अभी कहते हैं, लिख देता हूं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत उस समय मध्य प्रदेश को कहा जाता था, मध्य प्रांत। और इसके साथ था बरार प्रांत, मराठा, केसरी। सिविल में पूछ दिया जाता है कभी कभार। बाकी जो यहां पे था वो शेष भारत चल रहा था, शेष भारत। जो मराठा और केसरी थे ये पेपर हैं और पूछा जाता है कि इसके माध्यम से भी विरोध लगातार जारी था, मराठा और केसरी। तो मैं ऊपर लिख देता हूं इरेज करके। दोस्तों कुछ छूटेगा नहीं आप लोगों का, यहीं से क्वेश्चन उठता है। मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कहां से क्वेश्चन उठेगा। रिलेटेड पेपर जो हैं इसके जो थे मराठा और केसरी, ठीक है। इधर जो है कॉमनवेल्थ पत्रिका और न्यू इंडिया पत्र, एनी बेसेंट होम रूल में पूछा जाता है कभी कभार, कॉमनवेल्थ पत्रिका या जो न्यू इंडिया पत्र है, न्यू इंडिया पत्र। प्रभाव क्या था? अंग्रेज इतना ज़्यादा विचलित हो गए इनके होम रूल से जो ये चल रहा था। प्रभाव ये हुआ कि एनी बेसेंट जो हैं उनको क्रांतिकारी घोषित कर दिया गया और उनकी गिरफ्तारी हो गई, ठीक है। पूछा जाता है कि उनकी गिरफ्तारी का प्रभाव क्या हुआ, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जो छूटा हुआ था। पहला लेक्चर जो है कामाटा मारू की घटना, दूसरा लखनऊ अधिवेशन, फिर होम रूल स्टार्ट किया था, ये उसका सेकंड पार्ट है। इरेज करता हूं।
दोस्तों इसका प्रभाव ये हुआ कि एनी बेसेंट की गिरफ्तारी हो गई और लोगों ने इसका, भारतीय जनता और जो मुख्य प्रभावी लोग थे उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया। और वही क्वेश्चन वहीं से उठता भी है कि विरोध में किसने कौन कौन सी उपाधियां जो दी हुई थीं अंग्रेज़ों द्वारा वो भी लोगों ने त्याग दी। मजबूरन अंग्रेज़ों को फिर से एनी बेसेंट जी को छोड़ना पड़ा। लेकिन जो इसके प्रभाव हैं उसके बारे में भी बात कर ली जाए, क्योंकि कुछ छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों के लिए, लगातार पढ़ाता रहूँगा। दोस्तों कोशिश यही रहती है कि कुछ छोड़ा ना जाए। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ। तो दोस्तों इसके जो प्रभाव थे, प्रभाव क्या हुआ, अंग्रेजों के पास कोई विकल्प नहीं होता तो वो गिरफ्तार कर लेते थे। और इसका जो प्रभाव हुआ उसका ये प्रभाव हुआ कि एनी बेसेंट की गिरफ्तारी, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी। विरोध में क्या हुआ, विरोध में जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इनके विरोध में बहुत सारे प्रभावशाली लोग आ गए। और विरोध में सबसे जो बड़ा नाम आता है एस अय्यर ने, जो अंग्रेजों द्वारा इन्हें नाइटहुड या सर की उपाधि दी थी उसे वापस कर दिया। जैसे आजकल जो बहुत सारे परमवीर चक्र या वीर चक्र या खेल पुरस्कार या अर्जुन पुरस्कार जो दिए हो जाते हैं, जो विरोध करते हैं तो सरकार के विरोध में लोग अपने वो पुरस्कार वापस करने लगते हैं, वैसे ही उस समय भी नाइटहुड और सर की उपाधि दी जाती थी जो बहुत प्रभावशाली लोग थे। उसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो एस अय्यर का आता है, एस अय्यर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नाइटहुड व सर की उपाधि वापस कर दी। विरोध में क्या हुआ, नाइटहुड और सर की उपाधि वापस कर दी। कारण क्या था, एनी बेसेंट की गिरफ्तारी। जो कारण था एनी बेसेंट की गिरफ्तारी। दोस्तों एनी बेसेंट की गिरफ्तारी का विरोध में इन्होंने सर और नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। सिविल सर्विसेज या यूपी SSSC या सुपर टेट हो या अन्य एग्ज़ाम भी हों, उपयोगी जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो भी इसी में शामिल थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया। अब जो है बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक पर भी थोड़ा सा, क्योंकि ये तो एनी बेसेंट के बारे में बात हो रही थी। बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि मैं इतना स्पष्ट बोल देता हूं कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छे नोट्स बनेंगे और आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी क्लास ले रहे हैं। और चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे ग्राम पंचायत हो, जो भी भर्तियां आती हैं, या PCS हो, उत्तराखंड PCS हो, बहुत सारे एग्ज़ाम लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि इस समय चुनाव आने वाला है और सरकार एकदम ही से जाग गई है। बाल गंगाधर तिलक के बारे में बात करेंगे। होम रूल ये भी मिटा देता हूँ। तो एग्ज़ामों की बहार आएगी, देखिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आए हैं, तब भी धीमे धीमे सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक
इनकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो टाइटल है लोकमान्य का, भारत के, इनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। लोकमान्य, कभी कभार लिखा मिल जाता है लोकमान्य तिलक। इनको जो टाइटल दिया गया है, पूछा जाता है भारत के बेताज बादशाह, भारत के बेताज बादशाह। ऑप्शन में आता है कि भारत के बेताज बादशाह का टाइटल बाल गंगाधर तिलक को किसने दिया। ऑप्शन होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट ने, जनता ने। तो इनको ये टाइटल दिया वो जनता ने दिया। इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा जो है भारतीय अशांति का जनक या जन्मदाता। देखिए, अच्छाई जब करेंगे तो जो आपके समर्थक हैं वो आपको अच्छे टाइटल देंगे, और जो आपका विरोधी हैं, जिनके लिए आप आंदोलन चला रहे हैं, वो आपको ऐसे ऐसे नामों से नवाजेंगे कि वो भी इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाते हैं। वैसा ही एक नाम है भारतीय अशांति के जन्मदाता या जनक। ये पहला था और ये दूसरा है, क्योंकि उस समय गांधी जी का आगमन हुआ नहीं था। जनक या जन्मदाता। और ये जो है, ये जो टाइटल है, इन्होंने वेलेंटाइन चिरोल ने दिया। छापा किसमें? पत्र में लगातार छपता था उस समय। पत्रकारिता जो थी वो भी एक माध्यम था विरोध का, और छापा गया इंडियन अनरेस्ट के विरोध में। पत्र जो है इंडियन अनरेस्ट, इंडियन दोस्तों, आप इतना पढ़ लेंगे अगर, तो आप छोटे मोटे एग्जाम जो भी होते हैं पूरी तरीके से क्वालिफाई कर देंगे। ये जो है ये पत्र है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो निकाले गए पत्र हैं वो भी मराठा केसरी, ये सब पत्र जो थे ये भी थे। गणपति उत्सव पूछे जाते हैं ये भी, इसलिए इन्हें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव। ये तो इतना है बाल गंगाधर तिलक के बारे में। लोकमान्य तिलक जिन्हें भारत के बेताज बादशाह जनता ने कहा, और भारतीय अशांति के जनक जो थे वेलेंटाइन चिरोल ने कहा। और जो पत्र हैं मराठा केसरी, गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव, ये इनके द्वारा संपादित थे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं इसे इरेज करूंगा और फिर होम रूल आंदोलन की समाप्ति की ओर चलेंगे। होम रूल आंदोलन की समाप्ति की ओर बस थोड़ा सा बचा हुआ है। ये टॉपिक आप लोगों का 2 पार्ट में पूरा हो जाएगा। ये जो टॉपिक है 2 पार्ट में पूरा हो जाएगा। दोस्तों, लगातार जब पढ़ते हैं तो याद भी रहता है, और बार बार पढ़िए। YouTube के माध्यम से नोट्स बनाइए, उसके माध्यम से नहीं समझ में आते हैं फिर से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट लिखिए। मैं जो भी कन्फ्यूजन होगा वो मैं आपका दूर करूँगा, क्योंकि मैं आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो आप लोग लगातार उसमें बढ़ते रहें। दोस्तों, पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता है, आप किस तरीके से पढ़ते हैं ये निर्भर करता है आप पर।
रात में पढ़िए, दिन में पढ़िए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं दिन में नहीं पढ़ पाता हूँ या सुबह नहीं पढ़ पाता हूँ, तो रात में पढ़िए, रात बनी हुई है पढ़ने के लिए। होम रूल आंदोलन की समाप्ति। होम रूल आंदोलन की समाप्ति। होम रूल आंदोलन की जो समाप्ति थी 20 अगस्त 1917। 20 हिंदी में लिख देता हूँ, अगस्त 1917। कारण क्या था? मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त्य घोषणा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूंगा। कारण जो था, आगे ये सब चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा। अगस्ता घोषणा के नाम से कई सारी घोषणाएं हैं, वो मैं एक साथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। होम रूल की मांग विचाराधीन। इसमें जो मांग थी, सरकार ने कहा कि हम आपकी मांग विचाराधीन करते हैं। होम रूल की मांग विचाराधीन। इसी में एक कोटेशन है, तिलक जी ने कहा, क्योंकि ये भी होम रूल चला रहे थे और एनी बेसेंट जी। तिलक ने कहा, आ जाता है कभी कभार सिविल में और छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है। उन्होंने कहा कि इसे ये एक मॉन्टेग्यू थी, इसकी घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल, मॉन्टेग्यू घोषणा को क्या कहा, रेड से कर देता हूं, सूर्य विहीन उषा काल। मतलब जो उषा काल है उसमें सूर्य है ही नहीं। इतना तो होम रूल आंदोलन की समाप्ति पर हुआ। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। बात अभी मैं कर रहा था एनी बेसेंट के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत सारी महिलाएं भी जो अध्यक्ष के रूप में रहीं, उनके बारे में भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। थोड़ा सा है 3 टॉपिक, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि पूरा लेक्चर हो जाए और मैं आप लोगों को जो नेक्स्ट लेक्चर है नए तरीके से पढ़ाऊं ताकि बिल्कुल समझ में आए और मज़े से पढ़िए। कोई दबाव नहीं है कि, लेकिन पढ़ते रहिए। मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं आप लोगों को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष, क्योंकि एनी बेसेंट का बात तो मैंने की थी, तो इसी पर टॉपिक पर पूरा कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। लिख लीजिएगा, वेरी वेरी 5 स्टार क्वेश्चन है। अधिवेशन, वर्ष, अध्यक्ष और विशेषता मैं आप लोगों को 4 भागों में पढ़ाऊंगा। अधिवेशन, वर्ष, अध्यक्ष और विशेषता। अधिवेशन, वर्ष, अध्यक्ष, विशेषता। अधिवेशन जो है कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता
अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, वर्ष दिसंबर 1917, होम रूल के बाद दिसंबर 1917। अध्यक्ष जो चुनी गई वो कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। विशेषता क्या थी? पूछा जाता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस, वो भी विदेशी या आयरिश। ठीक है, प्रथम लिख दे रहा हूं, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। रेड पेन से लिखे दे रहा हूं। पूछा जाएगा आयरिश या विदेशी। कंफ्यूजन होता है, लोग गलत कर देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। मैं फिर से कह रहा हूँ, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, पेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, पूछा जाता है। दूसरा जो है कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन की बात करते हैं। अधिवेशन ये कब हुआ? 1925। धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। गांधी जी का आगमन हो चुका है 1917 में। ठीक है, चंपारण में अपना काम कर रहे हैं। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। कौन? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। सेकंड क्रम से पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद कलकत्ता, फिर कलकत्ता। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और पूछे भी जाते हैं। 1931 महिलाओं का जो है, अब इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे थे, तो और इनको बढ़ावा देने के लिए बच्चे, महिलाएं, सब ने भारतीय जो विरोध है उसमें हिस्सा लिया। नेली सेन गुप्ता, नेली सेन गुप्ता प्रथम जो हैं वो थर्ड महिला अध्यक्ष हैं। ये तीसरी महिला अध्यक्ष। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आयरिश या विदेशी तो सर एनी बेसेंट, पहली भारतीय तो सरोजनी नायडू, दूसरी महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, तीसरी नेली सेन गुप्ता। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक था मैंने पढ़ाया, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ये सब। दोस्तों कैसी लगी क्लास आप मुझे बताइएगा, मैं लगातार आपके बीच आता रहूँगा। नेक्स्ट क्लास बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। लगातार मेरे चैनल टारगेट विद शाह को सब्सक्राइब करिए। मेरा टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद शाह, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पर भी मेरा एक ग्रुप है टारगेट विद शाह, उसमें भी आपको बहुत सारी PDF, नए करंट अफेयर और चीज़ें मिलती हैं, वो भी लगातार आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो लोग दोस्तों, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या कमियाँ रह गई उसको सुधार करने के लिए भी मैं आप लोगों के कमेंट देखता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, लगातार मुझे ऐसे ही जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।